ये रहा ना, ये रहा। Okay, good morning, students. सबको आवाज आ रही है मेरी? अब हम हाँ, बेसिकली पहले मैं पूछना चाह रहा था कि कल के टॉपिक में जो हमने लास्ट टाइम किया था, इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आई आपको किसी चीज़ को, तो अभी पूछ सकते हैं। जो अभी तक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में किसी को कोई दिक्कत आई, उसमें आपने प्रैक्टिस की है या हम आगे चलें? हेलो हाँ जी। सर, वो क्या नाम है, वेबसाइट वगैरह अभी तो मैंने बनाई नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं किया अभी? नहीं, एक्चुअली सर क्या है ना, वेबसाइट तो मैं खैर परचेज कर लूंगा, ठीक है। हम्म। मगर अभी मेरे पास में वो मिल नहीं पा रहा है कि मैं किस चीज के ऊपर बनाऊं। तो अभी क्या ना, एक आइडिया मेरे को मिला तो है हम्म। कि जैसे नौकरी वगैरह के लिए सर्च नहीं करते हैं सरकारी जॉब के लिए। हम्म। तो क्या है कि पिछले साल थोड़ा ये था ना, मेरा काम डाउन चला गया था। जी। तो मैंने ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने के लिए ना, वो क्या बोलते हैं उस जगह को जहाँ भरते हैं हम लोग, हम्म। वो मैंने स्टार्ट किया। थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज है मेरे पास में, तो मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे। हम्म। तो वो बता रहे थे इस मतलब इसमें भी काफी ज्यादा स्कोप है थोड़ा बहुत, अगर काम करे टीम बनाकर तो। सूरज, वो जो हो गया वो तो पर्टिकुलर वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया ना, लेकिन अभी तो जो ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वगैरह सीखने के लिए ये तो जरूरी है ना, क्योंकि ये क्लासेस दोबारा तो मिल नहीं पाएंगी, तो नहीं उस वो टाइम पे तो कैसे सर, करोगे? ये तो ठीक है, मैं तो जैसे अगर क्या आप कर। अभी जैसे डोमेन नेम और होस्टिंग लेते हो अपने लिए, हाँ तो वो हाँ, अभी आपको 1 साल तक वैलिड रहेगा आपके पास। तो वही सर। हम्म। डोमेन नेम जो मैं लूंगा ना, उसी नाम के रिगार्डिंग ही तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन है ना, कि मैं किस अच्छा अच्छा नाम अच्छा। के लेकर लूं मैं, क्योंकि डोमेन नेम बार बार चेंज तो हो नहीं पाएगा। ओके, चलो तो मैं बाकियों का एक, बताइए। बाकी को कोई इश्यू? इंस्टॉलेशन करके देखा किसी ने कि नहीं?
देखिए आज लास्ट क्लास है तो प्लीज जो भी क्वेश्चंस हैं पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी क्या है, जैसे मैंने आपको कल, हाँ हाँ, ओके। अभी क्या है, कल मैंने आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सिखाया था परसों कि आपकी थीम कैसे इंस्टॉल होती है। तो आपको मैंने थीम का लिंक भी सेंड कर दिया था। वर्डप्रेस का सेटअप आपको पता है कि आप गूगल पे लिखेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस, वर्डप्रेस की वेबसाइट से आपको वर्डप्रेस का सेटअप मिल जाएगा। आपको सबसे पहले वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करना है, फिर उसके बाद उसके थीम्स फोल्डर में जाके हमने थीम अपलोड करनी है, एक्सट्रैक्ट करके उस थीम का डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस वैसे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब आप अपना थीम इंस्टॉल करते हो। थीम इंस्टॉलेशन के बाद मैंने आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी कि एक तो आपको अपना जितने भी थीम से रिलेटेड प्लगइन्स हैं वो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करने हैं, और प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको सेकंड मेथड करना होता है, डेमो डाटा इंपोर्ट करना होता है। तो आपको वेबसाइट जो भी आप थीम अपलोड कर रहे हो उसमें थीम ऑप्शंस होती हैं। अगर नहीं होती तो आपको बताना होगा कि भाई अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज की ऑप्शन होती है। जैसे अभी इस थीम के अंदर हमारे पास थीम ऑप्शन है अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और अदरवाइज अगर बाई चांस नहीं होती कई थीम्स के अंदर, जो बेसिकली अगर आप फ्री थीम्स की बात करेंगे या फिर कोई बेस लेवल की थीम की बात करेंगे, तो अपीयरेंस के अंदर वो कस्टमाइज के अंदर आ जाती है उसकी कस्टमाइजेशन, मतलब कि थीम की ऑप्शंस। तो आप यहाँ से भी उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे अभी ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने थीम ऑप्शंस अलग से ही दे रखा है अपनी वेबसाइट का। तो इसी वजह से हम यहाँ से थीम ऑप्शंस के ऊपर काम करते हैं। अब जो मेरे को आपको बताना था सबसे ज़्यादा जरूरी, कि जैसे अगर ये वेबसाइट में मैंने आपको बताया था कि एक बार थीम आ गई तो आप पर्टिकुलर पेज में, जिस पेज में आप एडिशन करना चाहते हो उस पेज में जाके आप अपना कंटेंट एडिट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, लैंडिंग पेज का जरूरी क्या होता है कि आपको लीड्स कैसे जनरेट हो। कि अगर कोई आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेज के ऊपर आता है तो नेचुरली उसको एक इंक्वायरी फॉर्म फिल करना होता है। तो इंक्वायरी फॉर्म कौन सा हो गया, दिस वन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कॉन्टैक्ट एजेंट, कि यहाँ से इंक्वायरी फॉर्म कैसे जनरेट किया जाए। तो वर्डप्रेस के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक ये कॉन्टैक्ट फॉर्म चलाने के लिए जिस डोमेन के नाम से आप जिस डोमेन नेम पे काम कर रहे हो उस नाम से एक कॉर्पोरेट ईमेल आईडी जनरेट करनी होती है, राइट। कॉर्पोरेट ईमेल आईडी जैसे कैसे, जैसे आपकी जीमेल आईडी है, जैसे मेरी विशाल पवार 1983@gmail.com है, तो वो जीमेल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट की गई है, राइट। लेकिन अगर मुझे अपने कंपनी के नाम से ईमेल क्रिएट करनी, जैसे vishal@makanforSale.com, जैसे यहाँ पे मेरा डोमेन का नेम है makanforsale.com, तो मुझे अपनी ईमेल आईडी करनी है info@ या vishal@makanforsale.com। तो वो आपको जनरेट करनी पड़ेगी इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को जनरेट करने के लिए। आईडी किसी भी नाम से हो सकती है, विशाल, इन्फो, सेल्स, सब कुछ, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, @makanforsale.com। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जहां से हम सी पैनल परचेज करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने विंडो ओपन कर रखी है अपने सी पैनल की, दिस वन। तो यहाँ पे हम जाते हैं मकानपुर सेल के अंदर, क्योंकि हम मकानपुर सेल में काम कर रहे हैं। आपके पास ये सारी ऑप्शंस नहीं आएंगी, जैसे आप अलग अलग प्रोजेक्ट सीख रहे हैं, क्योंकि मैं बल्क होस्टिंग अपलोड करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। तो उस टाइम पे हम अलग अलग यूजर्स के अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप जो खोलेंगे, आप अपना अकाउंट खोलेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मकानपुर सेल, दिस वन। तो यहाँ पे आप देखिए, जब सी पैनल के मेन पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है ईमेल अकाउंट्स की। तो आप ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने किस नाम से क्रिएट करना है। जैसे ऑलरेडी मेरे पास ईमेल आईडी जनरेटेड है info@makanforsale.com। तो मैं क्या करूँगा, या तो अगर आप कहोगे नहीं यार मुझे इस ईमेल से नहीं, मुझे तो इंक्वायरी के नाम से या सेल्स के नाम से बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल्स ईमेल एड्रेस लिखता हूँ। कौन से डोमेन पे बनानी है मुझे, @makanforsale.com। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया hp2tx@3787, राइट। और मैंने यहाँ पे कोटा दे दिया कि मेरी ईमेल जो है उसमें कितनी स्पेस होनी चाहिए। जैसे जीमेल से मिलती है आपको 15 GB की स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती, तो हम यहाँ पे 1 GB यानी कि 1000 MB का कोटा दे देते हैं। और एक दिन में कितनी मेल्स आएंगी, मैं 1000 मेल्स का यहाँ पे डाल के क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए मेरी सेल्स के नाम से एक ऑलरेडी ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है। जस्ट मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी,
तो मैंने यहाँ पे क्या है, अपनी ईमेल क्रिएट कर दी है sales@makanforsale.com के नाम से, और उसका मैं यहाँ से उसको एक्सेस भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को। तो जैसे मैंने यहाँ एक्सेस वेब मेल किया, तो यहाँ नहीं कि ये मेरा पूरा जैसे जीमेल खुलता है, इनबॉक्स, स्पैम वगैरह सब कुछ। तो ये जो वेब मेल होता है बेसिकली हमारी कॉर्पोरेट ईमेल आईडीज को ओपन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये खुल रहा है। जब तक ये खुलता है मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ कि क्या करना है। तो हमने sales@makanforsale.com जनरेट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ईमेल आईडी क्रिएट कर दी है। तो वर्डप्रेस के अंदर उस ईमेल को हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास प्लगइन्स आता है। तो हम यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लगइन्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू। तो यहाँ पे हम जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन करते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए ऐड न्यू प्लगइन करने पे ये वो सारे प्लगइन्स हैं जो वर्डप्रेस पे अपलोडेड हैं। आप यहाँ से सर्च मार सकते हैं कि आपको कौन सा करना है। तो आपने क्या किया, इजी WP SMTP, आपने ये प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये आ गया, आपने देखिए यहाँ बटन आ रहा है इंस्टॉल नाउ का, आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। ये प्लगइन इंटरनेट से डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है। आपने इसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद इसकी जो पोजीशनिंग है वो आपके यहाँ पे लेफ्ट में सेटिंग्स के अंदर आ जाती है, दिस वन। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इजी WP SMTP आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा SMTP के अंदर। तो अब यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी लिखनी है sales@makanforsale.com। तो जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पे क्रिएट की थी लाइक दिस वन, आप उसको यहाँ पे डाल देंगे। किस नाम से जानी चाहिए, आप कहते हैं कि मेरी रियल एस्टेट के नाम से जानी चाहिए। कोई मेल अगर आती है तो वहाँ पे लिखा आता है ना कि आप ये मेल कहाँ से, कौन सी कंपनी से आई है, तो आप वो कंपनी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। कौन सी रिप्लाई होना चाहिए, अगर कोई मेल आती है इस आईडी से तो रिप्लाई भी इसी आईडी पे जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने इसी आईडी को लिख दिया। अब यहाँ पे SMTP होस्ट नेम लिखना है। तो क्या होता है कि बेसिकली आपकी अलग अलग वेब सर्वर, जैसे आप अपनी GoDaddy से अगर होस्टिंग लेते हैं या ब्लू होस्ट से लेते हैं या मुझसे लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके SMTP होस्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। तो वो आपको कहाँ से पता चलता है, वो आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर बताता है खरीदते वक्त। और अगर नहीं मिलता तो आप उनसे सपोर्ट पे टिकट जनरेट करके SMTP डिटेल ले सकते हैं। तो मेरे केस में मैं देखता हूँ कि मेरी SMTP डिटेल्स क्या है। तो एक मैं देखता हूँ कोई वेबसाइट मेरी ओपन है कि नहीं है। नहीं है, मैं एक मिनट खोल लेता हूँ। स्टूडेंट जैसे मुझे आपके सर्टिफिकेट इशू करने हैं, तो आप अपना ना जैसे क्लास के बाद सारे मुझे अपना नाम, आपके फादर्स नेम या मदर नेम और ईमेल आईडी ये प्लीज़ मुझे मेंशन कर दीजिएगा स्टूडेंट, ताकि मैं आपको सर्टिफिकेट उस ईमेल आईडी पे प्रोवाइड करवा सकूँ। तो जैसे अभी यहाँ पे मेरा खुल चुका है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरी SMTP की सेटिंग क्या है। दिस वन, दिस वन, ये मेरा SMTP होस्ट नेम है। तो मैंने यहाँ पे अपना SMTP होस्ट नेम डाला। मेरी SSL बेस्ड है, मेरी SSL सिक्योर्ड वेबसाइट है, तो इसलिए मैंने SSL डाला। और यहाँ पे मैं डालूंगा 465 SMTP पोर्ट। और यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आ जाता है मेरी ईमेल आईडी। मैं इस ईमेल आईडी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ और हेलो अपना। हाँ जी। सर, ये जो आपने करा था अभी एसएल करके कुछ, ये कैसे मालूम पड़ेगा हमारा है या नहीं है? मैंने आपको बताया ना, जब आप होस्टिंग परचेज करेंगे GoDaddy, ब्लू होस्ट या बिग रॉक किसी से भी लेते हैं, तो हाँ वो जी। आपको बताते हैं। अगर वैसे तो वेबसाइट जब आप उनसे होस्टिंग ले लेते हो तो साथ के साथ जब आप ईमेल क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो वहीं हाँ जी, हाँ ईमेल जी। को जैसे क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे कॉन्फ़िगर ईमेल की ऑप्शन आती है, वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। फिर भी अगर अच्छा। आपको नहीं पता हाँ। चलता तो आप सपोर्ट टिकट जनरेट करके अपनी SMTP डिटेल्स मंगवा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कस्टमर केयर तो से। सर, ये जो आपने लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंक्रिप्शन SLTL से करके, हम्म, इससे हम्म। फायदा क्या होता है? आप देखते हैं ना कि जैसे हमारी वेबसाइट होती है उसमें ऊपर अभी जैसे यहाँ पे आप देखें, ये हाँ जी, हाँ ग्रीन जो जी। पैडलॉक है ये क्रॉस आ रखा है, यानी कि मेरा सिक्योर नहीं है मेरी वेबसाइट।
हाँ लेकिन जी, अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ, दिस वन विजुअल मीडिया एकेडमी, तो यहाँ हाँ पे जी, हाँ देखिए जी। इस पे पैडलॉक ऑन है। ये मेरी जी एसएसएल सर। बेस्ड वेबसाइट है, सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे क्या है, इधर मेरे को क्या डालना होता है, जो हम अगर मेरे को ये पता है कि makanforSale.com तो मेरा सिक्योर्ड है, बट उसके अंदर जी। जो रियल एस्टेट है उसमें मैंने अभी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं करी है। लेकिन अच्छा। मेरी ईमेल आईडी किसकी है, मकान फॉर सेल की, यानी कि इस जी डोमेन की सर। है, तो वो मेरा डोमेन सिक्योर्ड है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एसएसएल सेटिंग इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो अगर आपने एसएसएल सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप अपनी एसएसएल सेटिंग डालेंगे, अगर आपने हाँ हाँ। एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं ले रखा तो आप नन करेंगे डन उस केस में। करेंगे। ठीक है। सर वो एक गूगल कंसोल होता है, उससे क्या होता है? गूगल कंसोल तो अलग फंडा हो गया ना, वो तो आपका गूगल कंसोल तो इसलिए यूज हो गया, जैसे आपने अगर जैसे होता है ना कि वैलिडेशन करनी होती है, उस टाइप की एक्टिविटीज करनी है, तो वो आपको सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। अच्छा। हमारा यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ईमेल्स क्रिएट करने की कर रहे हैं। ठीक है। जी सर, जी तो सर। यहाँ पे हमने आपको एसएसएल सेटिंग डाला, यहाँ पे हमने एसएमटीपी पोर्ट नंबर डाला, ऑथेंटिकेशन डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया। अब यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड डालने के लिए हमारे को पता है कि हमने क्या हेलो। पासवर्ड रखा था। हेलो यस मैम। सर, आप वर्डप्रेस के बारे में बता रहे थे ना कि आप वर्डप्रेस का पास अलग से कोर्स है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी कितने हैं कॉस्ट? मैम उसके लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लेता हूँ। राइट मैम। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएमटीपी जो पासवर्ड आपने डाल दिया, जो आपने ईमेल आईडी का क्रिएट किया था, जब आप यहाँ पे जैसे कहाँ पे क्रिएट किया था, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन। हाँ जी। तो यहाँ पे आपने जब पासवर्ड डाला था ना, वही पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे, दिस वन, और मैंने सेव कर दिया। तो ये हमने ईमेल कॉन्फ़िगर करने की सेटिंग डाल दी है। लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि हमारा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट मेल करेंगे। तो टेस्ट मेल मैंने अपने आप को ही कर लिया, जैसे मैंने विशाल पवार 1983@gmail.com। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट करा और मैसेजेस में मैंने टेस्टिंग डाल दिया। अब मैं अगर सेंड करता हूँ, कोई एरर आएगी तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा, send test mail, test email was successfully sent, no error occurred। यानी कि हमारे क्रेडेंशियल्स बिल्कुल सही हैं। अब मेरा वर्डप्रेस कैपेबल हो गया है कोई भी ईमेल जनरेट करने को, चाहे वो कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हो, कोई लीड जनरेट कर रहा हो, जो भी मेरी वेबसाइट, अगर जैसे फॉरवर्ड पासवर्ड भी करते हो तब भी ईमेल जनरेट होती है वेबसाइट के थ्रू, वो सारी ईमेल्स अब जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो अब बातें हैं, बात इतना क्लियर है, ये आपको समझ में आया, इजी डब्ल्यूपी एसएमटीपी। अगर आप वर्डप्रेस कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, आपको ये स्टेप तो फॉलो करना ही करना है ईमेल्स चलाने के लिए। ठीक है। तो इसके लिए आप याद रख लो, इजी डब्ल्यूपी एसएमटीपी सॉफ्टवेयर, और एक आपको कॉर्पोरेट ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। आपको जो भी डोमेन परचेज करते हो, होस्टिंग परचेज करते हो, उसके साथ आपको 50 ईमेल आईडीज क्रिएट करने की ऑप्शन आती है। आप अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से 50 के नियर अबाउट, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कॉर्पोरेट ईमेल आईडीज क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप इस पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आगे चलता हूँ। अब हमें बात करनी है लैंडिंग पेज की। अब मुझे ये फॉर्म को वर्किंग में लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यार ये फॉर्म हमारी जो थीम में लगा पड़ा है, ये फॉर्म कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए मैं बैकएंड में जाऊंगा, अपने पेजेस के अंदर जाऊंगा, ऑल पेजेस। मैं देखूंगा होम पेज के अंदर मुझे देखना है, क्योंकि बेसिकली अभी हम जो ये वर्कआउट कर रहे हैं हमारा होम पेज है। तो मैं होम पेज पे जाके देखूंगा कि भाई यहाँ पे कौन सा प्लगइन लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट एजेंट फॉर्म ये लगा पड़ा है। मैं इसको एडिट करता हूँ, तो देखता हूँ कि टाइटल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये प्लगइन नेम हमारा लगा पड़ा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ओके, तो अब हमें क्लियर हो चुका है कि हमारा यहाँ पे फॉर्म कौन सा है। तो मैं अब बैकएंड में जाऊँगा वापस अपने डब्ल्यूपी मैनेजर में। तो मैं देखूंगा यहाँ पे हमारा कोई कॉन्टैक्ट के नाम से प्लगइन है। देखिए यहाँ पे है, बिल्कुल है जी, कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में आ गया हूँ। तो मुझे वहाँ पे कौन सा था, ID 10, ठीक है ना, मेरी वहाँ पे कौन सा चल रहा था, ID 10 चल रही थी, कॉन्टैक्ट एजेंट फॉर्म। तो अभी देखिए इसके अंदर कोई एरर आ रखी है, वन कॉन्फ़िगरेशन एरर डिटेक्टेड। तो कोई नहीं, हम इसको ठीक कर लेते हैं। हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे। तो हमने देखा कि सबसे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से मंगाई जा रही है। तो सबसे पहले देखिए टेक्स्ट में हमारे से क्या मंगाया जा रहा है, फुल नेम मंगाया जा रहा है, ईमेल एड्रेस मंगाया जा रहा है, और मैसेज करवाया जा रहा है। लेकिन इस पे फ़ोन नंबर तो है नहीं।
हमें तो फ़ोन नंबर भी इंसर्ट करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से ये डिव को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप देखें जो भी हमारा फील्ड है, जो इनपुट फील्ड होती है, जैसे हम इसको क्या कहते हैं, इनपुट फील्ड, एचटीएमएल लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं, इनपुट फील्ड, कि इनपुट में जिसमें यूज़र अपना नाम इनपुट करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मंगानी है। तो इस इनपुट फील्ड को जनरेट करने के लिए देखिए यहाँ पे कॉलम लगाया गया है टेक्स्ट, ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट में देख रहे हैं। बट इस इनपुट फील्ड को किस में कॉल किया जा रहा है, बार बार देखेंगे ना, डिव क्लास, डिव क्लास, डिव क्लास। यानी कि अगर मुझे भी यहाँ पे एक और फील्ड लेनी है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इसी डिव क्लास को एक और बारी जनरेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अपनी फील्ड को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, मुझे एक और टेक्स्ट फील्ड चाहिए, दिस वन। मैंने टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक किया, ये रिक्वायर्ड है बिल्कुल। देखिए फ़ोन नंबर तो चाहिए, अदरवाइज लीड जनरेशन का मतलब क्या रह गया, हम तो इसलिए उसको रिक्वायर्ड फील्ड कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं लिख देता हूँ कि भाई सिंपल जो मुझे भेजनी है इन्फॉर्मेशन, कि इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप इस टाइप से आइडिया दे दो तो उससे कस्टमर को पता चल जाएगा यार कि +91 लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल भाई अपना नंबर भेज दे 10 डिजिट का। ठीक है, आपने ये चीज सेट कर दी। यूज दिस टेक्स्ट एज द प्लेस होल्डर ऑफ द फील्ड, बिल्कुल। अभी वो कह रहे हैं ये डिफॉल्ट वैल्यू थी, आप कहते हो कि एज अ प्लेस होल्डर इसको दिखाना है, तो आप प्लेस होल्डर भी आप इसको दिखा सकते हो। और यहाँ से आपने देखिए ये आपका कोड तैयार हो चुका है। इंसर्ट टैग, इंसर्ट टैग जैसे आप करोगे ऑटोमेटिकली ये आपके लिए टैग इंसर्ट कर देता है। तो ऐसे ही आप अलग अलग देखिए डेट पिकर भी लगा सकते हो, टेक्स्ट एरिया लगा सकते हो, कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपने कहा कि मैं सर वहाँ पे कोई सिलेक्शन दिखाना चाहती हूँ, कि ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और नीचे को लिस्ट खुल जाए कि मुझे ये चीज़ ऑप्शन चाहिए। आप चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करानी होती है। जैसे कि सपोज करो आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप एसटीपी पढ़ते हो, आप ट्रिब्यून भी पढ़ते हो, आप दैनिक भास्कर भी पढ़ते हो, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन चाहिए होती है कि चेक बॉक्स की, कि मैं कौन कौन सी चीज़ें पढ़ता हूँ, आप उसको चेक कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हमारे पास अलग अलग फील्ड्स होती हैं कि जिससे आप अपना फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो। नॉर्मली हम जब लीड जनरेशन के केस में आते हैं तो क्लाइंट ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना पसंद नहीं करता, वो कहता है कि हाँ भाई इरिटेट हो जाता है कह लो। तो आप उससे दो ही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो मेजर, तो एक उसका क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस और एक उसका फ़ोन नंबर। तो बस आपको ये होता है कि बंदा जल्दी से भरे और सेंड कर दें हमारे पास इन्फॉर्मेशन, एक बारी लीड आ जाए। तो इसीलिए हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने सिर्फ ज़्यादा ना फील्ड लेते हुए हमने फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और मैसेजेस, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस मंगा ली हैं। और अब देखिए ये तो काम हो गया, फॉर्म तैयार हो गया आपका कि हाँ जी ये आपके फॉर्म के अंदर ये चारों फील्ड्स आ चुकी हैं। अब आपको ये देखना है कि कोई अगर ये फॉर्म भरता है तो किसको जाना चाहिए, कौन सी ईमेल आईडी पे जाना चाहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो अब आपने डिटेल यहाँ पे देनी है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, मेल। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि देखिए लिखा रहा है टू, कि किसको मेल जाए, अगर कोई फॉर्म भरता है तो किसको मेल जाए। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, जो मैंने बनाई आईडी sales@, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया टू sales@मकान4सेल। फ्रॉम किससे आई है, तो नेचुरली मेरी वेबसाइट से आई है। रियल एस्टेट, ये मेल कहाँ से आई है, रियल एस्टेट के नाम से आई है। ओके, इनवैलिड, अच्छा नहीं, रियल एस्टेट में आपको इनवैलिड मेल बॉक्स सिंटैक्स, यहाँ पे हमें ईमेल आईडी देना पड़ेगा कि कौन सी ईमेल से आ रखी है हमारे पास। तो हमारे पास देखते हैं, ये हमारा उठाता है नहीं, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू साइट में। तो नेचुरली हमारी वेबसाइट जनरेट कर रही है, तो वेबसाइट बेसिकली मैंने आपको अभी हमने WP-SMTP कॉन्फ़िगर किया था यहाँ पे, वो इसलिए किया था SMTP WP-SMTP ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो ईमेल जनरेट कर सके। तो वो कौन सी ईमेल किस थ्रू जनरेट करेगी, sales@मकान4सेल के नाम से जनरेट करेगी। तो इसी वजह से तो वो लिख रहा है कि भाई पहले तो मेल किसको जाए, sales@मकान4सेल पे, और किससे कहाँ से आ रही है मेल, हमारी इस ईमेल आईडी से आ रही है। अब आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही होगी, क्या मतलब है कि लाइक वेबसाइट तो चलो मेल जो जनरेट कर रहा है वो हमारा sales@मकान4सेल.com के नाम से जनरेट कर रहा है, पर वो जाएगी किस पे, तो मैं देखो इस पे भी मंगा सकता हूँ, सेम ईमेल आईडी पे भी मंगा सकता हूँ, या फिर मैं अपने पर्सनल ईमेल आईडी पे भी मंगा सकता हूँ। तो वो आपको डिसाइड करना है। इसलिए आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट हो गया, अब आपका कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ भी फ्रॉम वेबसाइट से जनरेट हो रही है और वेबसाइट हमारा sales@
makanpurSale.com के साथ ईमेल के साथ कॉन्फ़िगर है, तो यानी कि वो यहीं से मेल आएगी। और किसको जाएगी, आप चाहे ये ईमेल आईडी सेम यहाँ पे भी रख सकते हो, या फिर आप वहाँ पे दूसरी आईडी भी पर्सनल डाल सकते हो। अब आपने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट कि भाई मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि रियल। हेलो हाँ जी। सर, जो 2 वाला है इसमें तो हमारी आईडी आएगी, ईमेल हाँ आईडी, हाँ ठीक है। और ठीक जो है। फ्रॉम वाला है उसमें हम्म। वो वेबसाइट है, कस्टमर की आईडी उठाएगा ना। नहीं, कस्टमर की नहीं आईडी उठाएगा। मेल कहाँ से जनरेट हो रही है, आपकी वेबसाइट से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वेबसाइट आपका कैसे मेल जनरेट कर रहा है, क्योंकि उसमें हमने sales@makanpursale.com को रजिस्टर किया था, तो इसलिए वो अच्छा। आपकी वो ईमेल आईडी यहाँ पे पिक कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर तो फिर जो यूजर की ईमेल आएगी वो कहाँ पे आएगी, वो ईमेल हाँ। आईडी आएगी यहाँ पे, इधर हम अच्छा। इंफॉर्मेशन भरेंगे मैसेज बॉडी में कि भाई ओके। आपको इस कस्टमर की डिटेल आई है और इस कस्टमर की डिटेल ये रही, ठीक है। तो इस ठीक टाइप है। से मैं आपको भी जब सैंपल करके दिखाऊंगा मेल, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे होगा। तो अब यहाँ ओके। पे सब्जेक्ट आ रहा है कि हाँ भाई सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो मैंने क्या लिखा कि रियल एस्टेट वेबसाइट हैज अ न्यू क्वेरी। तो आपको पता चल गया कि नेचुरली देखो, अगर ये पर्सनल आईडी पे आप मंगा रहे हो तो ईमेल, तो ऐसे तो आपके कितने प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपके पर्सनल ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर रहे होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये लीड मेरी कौन सी वेबसाइट की है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया रियल एस्टेट वेबसाइट हैज अ न्यू क्वेरी। तो आपको पता चल गया कि यार ये जो इंक्वायरी आ रखी है ये रियल एस्टेट वाली वेबसाइट से आ रखी है, तो आप उसको उसी के लिए अप्रोच करोगे, उसी सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो अब हमारे को ये रिप्लाई टू, कि रिप्लाई टू किस पे करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कोई मेरी मेल आती है इस ईमेल आईडी से, तो नेचुरली इसी मेल आईडी पे रिप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे इधर रिप्लाई कर देता हूँ, रिप्लाई टू sales@makanpursale.com पे, या आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ की। तो अब आता है यहाँ पे मैसेज बॉडी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ ईमेल को, कि मैंने लिखा हेलो एडमिन, you have received a query on realestate.com, ठीक है, and the details are like this। अब मैंने लिखा यहाँ पे नेम, कि क्या नाम है, यूअर नेम आ गया उसका, जो आपका बेसिकली जो आप यहाँ देखेंगे ये रहा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे यूअर नेम आना था किसका, जिसने फॉर्म भरा है, जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर रहे हो। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अगर आप जिस इनपुट में भर रहे हो उस इनपुट का नाम क्या है, टेक्स्ट 463। ओके ओके, नहीं अभी यहाँ पे एक चीज़ हमने करनी थी, मैं फॉर्म पे गया था, जब मैंने ये फ़ोन नंबर डाला था तो मैंने इसको सेव नहीं किया, मैं पहले सेव कर देता हूँ इसको। अब सेव करने से क्या हुआ, देखिए मेल के अंदर अब हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए, पहले 3 आ रही थी, ठीक है, फोन नंबर का नहीं आ रहा था। हाँ, अब देखिए कि अब वो कह रहा है कि भाई नेम में यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूजर नेम आना चाहिए, तो यूजर नेम की फील्ड का नाम क्या है, टेक्स्ट 463। तो आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे रिप्लेस कर दो दिस वन। अब आप कहते हो भाई ईमेल, उस बंदे की ईमेल क्या है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दिस वन, और यहाँ पे ईमेल की फील्ड क्या थी, दिस वन, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ईमेल आ गया। फिर मुझे आता है मोबाइल, कि मोबाइल नंबर क्या है पर्सन का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल, तो यहाँ पे मोबाइल, और उसके बाद सब बेसिकली दिस वन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज बॉडी दिस वन। सब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए तो सब्जेक्ट हट गया, दिस वन मैसेज बॉडी ये आ गया। अब यहाँ पे फुटर में भी दिखा सकता हूँ मैं, रिगार्ड्स रियल एस्टेट, जैसे आप थोड़ा सिग्नेचर करते हो, अपने सिग्नेचर लिख सकते हो, फ़ोन नंबर लिख सकते हो कंपनी का, कि भाई कौन से, अगर ऑफिशियल ईमेल आईडी से आया है तो थोड़ा सा बेसिकली हम ये फॉर्मेट तैयार कर देते हैं। लो जी, तो अब आपका ये मैसेज बॉडी तैयार हो चुका है, तो अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो पहले फिलहाल अभी हम इतना करके देखेंगे, फिर मैं आपको एक और स्टेप बताता हूँ इसके बाद। तो अब हमारा ये ईमेल सेटअप हो चुका है, अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गई हैं, फ़ोन नंबर की भी ऑप्शन एक्टिवेट हो गई है। तो मैं यहाँ पे एक जनरली एक डमी फॉर्म जनरेट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा विशाल पवार 983@gmail.com, और फ़ोन नंबर डालता हूँ 9356233337। और यहाँ पे मैंने लिखा हाय आई एम
इंटरेस्टेड। लो जी, अब ये मैंने सेंड कर दिया। अब जैसे मैं सेंड करता हूँ तो देखिए मुझे मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर द मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। और अब ये मैसेज कहाँ चला गया है? ये मेरे वर्डप्रेस ने एज अ ईमेल मेरे ईमेल आईडी पे भेज दिया। कौन सी ईमेल आईडी पे? टू, किस पे था? sales@। अब मैं नेचुरली ये ईमेल चेक करूंगा तो ये मेरी ईमेल आईडी खुली हुई है sales@। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे अब मेरे को इंक्वायरी आ गई है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो देखिए विशाल पवार, ईमेल आईडी, फोन नंबर और हाय आई एम इंटरेस्टेड, ये मैसेज बॉक्स आ गया है। राइट, अब देखो इस चीज का बेनिफिट कितना है वर्डप्रेस वेबसाइट का, कि आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कितने देर में लगा? हार्डली आधा घंटा भी नहीं लगा हमें वेबसाइट को सेट करने में और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को सेट करने में। बट अगर आप यही वेबसाइट किसी डेवलपर के पास चला जाएंगे बनवाने के लिए, या किसी वर्डप्रेस डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर के पास जाते हैं, तो इसी इसी चीज के आपसे 10 से 15 हज़ार पे चार्ज कर लेगा कि वेबसाइट बना के उसके अंदर आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जनरेट करवाने का। कोई लैंडिंग पेज भी आप बनवाने जाओगे तब भी वो 7-8 हज़ार पे आपसे चार्ज कर लेगा। पर एक अगर आप ये जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप ये चीज को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चीज आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। ठीक है ना? तो ये जो पहले क्या होता था, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि पहले वेबसाइट जो होती थी सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट होती थी, सिर्फ लीड जनरेट करने के लिए होता था कि कॉन्टैक्ट करना है तो भाई जी फॉर्म भर लो। तो इस फॉर्म को भरवाने के लिए कंपनियां दौड़ी जाती थी लोगों के पास कि हाँ भी मेरी वेबसाइट में फॉर्म चला दो, फॉर्म चला दो। तो वो फॉर्म चलाने के लिए भी डेवलपर को 2 से 3 दिन लगता था उसका कोड लिखने में। लेकिन इस वेबसाइट के थ्रू, बट आजकल की टेक्नोलॉजी में वर्डप्रेस के थ्रू ये सारी चीजें फ्री में जनरेट हो सकती है अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज हो वर्डप्रेस की। तो यहाँ तक आपको कोई समझ में आया? कोई इशू किसी को पूछना चाहते हैं? हेलो हाँ जी। सर, एक चीज पूछ रहा था मैं, जैसे वो फेसबुक पे हमने अवेयरनेस का कैंपेन चलाया था। अवेयरनेस का, हाँ हाँ। हाँ, तो अगर मैं वहाँ पे अवेयरनेस का कैंपेन चला दूं और अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ जनरेट कर दूं, ठीक है, हम्म तो जो बंदा उस चीज को लेने का इच्छुक होगा, मान लो कोई कोर्स करने के लिए, तो वहां पे वो क्लिक करेगा हम्म। तो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। और उस वेबसाइट पे आने के बाद लैंडिंग पेज लगा दूं, उसी के नीचे फॉर्म लगा सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, तो इसीलिए तो करवाया है, ये लैंडिंग पेज अच्छा, क्यों है? अगर आप तो सपोज हाँ, करो फॉर्म भी चाहिए। लीड जनरेशन का भी कैंपेन चलाते हो तो हाँ अवेयरनेस हाँ का क्यों चला रहे हो? अवेयरनेस का तो छोड़ो, फिर आप ट्रैफिक का चलाओ, कि वो तो होता ही है, कहीं पे भी क्लिक करेगा बंदा आपकी वेबसाइट पे जाएगा, और वेबसाइट पे हाँ जाएगा जब आपकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा तो हाँ। नेचुरली वो आपको वो देगा, क्या कहते हैं, फीडबैक देगा कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट कर लो। तो आप यहाँ पे जो ट्रैफिक का भी चलाते हो तब आप दे सकते हो लैंडिंग पेज, लीड जनरेशन का लगाते हो तब दे सकते हो, अवेयरनेस का चलाते हो तब दे सकते हो। तो लैंडिंग पेज तो होता ही इसीलिए है कि पर्सन को देखो, आप एक फेसबुक ऐड से थोड़ा बहुत कंटेंट बता सकते हो प्रॉपर्टी के बारे में, हाँ जी 3 BHK है जी और क्या कहते हैं इतना एरिया स्क्वायर फीट है, बस दैट्स इट, है ना। जी लेकिन अगर वो जानना चाहता है और डिटेल में तो कहाँ जाएगा? आपकी वेबसाइट पे। अब उसको जी वेबसाइट पे आप बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ लगाओ, कोई कंपल्शन नहीं है कि कितनी इमेज लगानी है, कितनी बड़ी लगानी है। तो अब उस बंदे को क्लियरिटी आएगी। अब जैसे सपोज करो यहाँ गैलरी है, अब वो गैलरी में आपकी बाकी अंदर की फोटोज भी देख सकता है, तो उसको लगता है यार अब आया जी मजा, कि वहां तो उसमें तो पता ही नहीं चल रहा था मुझे कि क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो वो इसलिए वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा कि पहले प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेगा, कि वो जी जी आधी इन्फॉर्मेशन जब वो देखेगा हाँ यार ये मेरे बजट के साथ भी मैच कर रही है, इसमें कवर्ड एरिया भी बहुत है और 3 बेडरूम है, तीनों के साथ वॉशरूम अटैच है, फिर वो क्या करेगा, या तो आपको डायरेक्ट कॉल करेगा, ठीक है, यहाँ पे फोन नंबर जी भी आ गया, या फिर वो ये जी फॉर्म सबमिट कर देगा। और फॉर्म सबमिट कर देगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप उसको कांटेक्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है ना? जी सर, तो जी यही फायदा होता है लैंडिंग पेज का। और सेम अगर जब आपको लैंडिंग पेज अगर आ गया तो वेबसाइट भी क्या है, तो फिर तो आपने क्या करना है, इसके अंदर बैकएंड में जाना है, पेजेस क्रिएट करने हैं। दिस वन, यहाँ पे आप पेजेस देखो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बने हुए हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस बना हुआ है, न्यूज़ बना हुआ है, सैम्पल पेज, टेक टूर। तो आप क्या करोगे, अपीयरेंस में जाओगे, मेन्यूज में जाओगे, दिस वन, यहाँ पे आपने देखिए होम पेज 1, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, और इसको मेन मेन्यू सेलेक्ट कर देना, सेव। तो आपकी वेबसाइट देखो यहाँ पे मेन्यू आपका दिस वन ये आता है, तो ये अब आपकी वेबसाइट बन गई। अब आप अबाउट अस पे क्लिक करोगे, आपके अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे, अब आपकी कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन है। तो कहने का मतलब अगर आपको लैंडिंग पेज भी बनाना आ गया ना तो आपके जो वेबसाइट तैयार करनी है वो भी शुरू होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, वर्डप्रेस इज नॉट अ सिंपल प्लेटफॉर्म, कि लाइक आपने सिर्फ लगिन लगा दिया ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला और ईमेल बना दी, दैट्स इट। तो वेबसाइट के अंदर बहुत कुछ है इम्प्लीमेंट करने को। आप कहते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप कहते हो मुझे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना है,
आप कहते हो सर मुझे मेंबरशिप जनरेट करनी है, आप चाहते हो कि रिन्यूअल चला जाए लोगों को, तो ऐसे ऐसे फीचर्स के रिलेटेड मल्टीपल प्लगइन्स हैं मार्केट के अंदर। तो वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, सबसे बड़ा मेजर तो वेबसाइट के अंदर आ जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की है। अगर कोई पर्सन आपके पास आता है यार कि विशाल या सूरज कि मुझे सिंपल सी वेबसाइट बना दो, मुझे तो बस अपना इन्फॉर्मेशन शो करना है, दैट्स इट, तो आप ये थीम लेते हो, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट देखोगे कि यार इस पर्सन की, ये बंदा कहता है कि गैलरी आनी चाहिए, ये बंदा कहता है टेस्टिमोनियल आनी चाहिए, ये बंदा कहता है फॉर्म आना चाहिए, तो ये तीनों चीज़ें इस थीम में आ रही हैं, उठाओ थीम और डाल दो, उसमें मॉडिफिकेशन करो, इमेजेस चेंज करो, लोगो चेंज करो और बंदा खुश। तो आप इस टाइप से भी पैसे बड़े नाम से कमा सकते हो। लेकिन कहीं पे ऐसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट आ जाती है, वो कहता है कि यार विशाल की भाई ये जो अबाउट अस पेज है ना, ये तभी ओपन होना चाहिए जब कोई बंदा रजिस्ट्रेशन कर ले या लॉगिन कर ले। तो वो रिस्ट्रिक्शन कैसे देनी है, वो लॉगिन कैसे करना है, वो सारे प्लगइन्स आ जाते हैं। तो बाकी वो रिसर्च है प्लगइन्स की, वो तभी आ सकती है जब आपको वर्डप्रेस की कंप्लीट नॉलेज हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे अभी फिलहाल लैंडिंग पेज से रिलेटेड आपको सारा आइडिया क्लियर कर दिया है। तो वी सजेस्ट कि आप इस चीज़ को जल्दी से इम्प्लीमेंट कर ले, प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको लैंडिंग पेज बनाने में एटलीस्ट दिक्कत ना आए, राइट। तो यहाँ तक मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके अलावा मुझसे आप कोई पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो, एनीवन? सर हाँ जी। जैसे हमने डेटाबेस में बनाया, डेटाबेस में भी सेव होगा ये? हाँ, डेटाबेस में तो इन्फॉर्मेशन सेव होती है आपकी। मतलब जैसे कनेक्ट किया हुआ है? नहीं, जो आपका ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, हाँ बेसिकली जी। ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन गई है, ये दो मेथड से आते हैं। अभी जो हम प्लगइन यूज कर रहे हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, ये आपको क्या ऑप्शन देता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वो एज अ ईमेल आपको मेल कर देगा। हम्म। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो ऐसा फॉर्म भी चाहिए जो बेसिकली क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन मेरे डाटाबेस पे भी स्टोर करे और मुझे ईमेल भी सबमिट करे, तो उसके लिए हमारे पास और भी प्लगइन्स आते हैं। ठीक है, तो अच्छा। हमें वो डाटाबेस स्टोर करने वाला प्लगइन, उसमें क्या होता है, यहीं पे आपको मिल जाएगा कि लीड्स, आप लीड्स पे क्लिक करोगे तो वो आपको सारी लीड्स बता देगा कि ये ईमेल्स आपकी जनरेटेड हुई हैं और ये उनका डाटा है। तो वो प्लगइन अलग भी आता है, राइट। ओके। लेकिन आजकल क्या कस्टमर क्या चाहता है कि वो बार बार अपनी वेबसाइट पे तो लॉगिन करता नहीं एडमिन, वो चाहता है कि बस मेरे को, अब आपका मोबाइल है, आप उसमें जीमेल कॉन्फ़िगर है, अगर आपको सीधा ईमेल आती है तो आप डेली पढ़ लोगे, इमीडिएटली उसका रिप्लाई भी कर दोगे, है ना। तो उसके लिए कोई ये नहीं करेगा कि हाँ मैं वेबसाइट पे जाऊंगा जी देखूं आज की कोई मेल आ रखी है कि नहीं आ रखी, या सपोज करो आज मैं भूल जाता हूँ, तो हमारी लीड तो ऐसी होती है कि अगर अभी आया तो उसको हमें आधे घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट करना होता है, नहीं तो मे बी वो किसी और वेबसाइट पे जाके डील कर लेगा। तो इसलिए हमें फास्ट ट्रैक पे काम करना होता है, इसलिए हम ईमेल्स वाला मेथड, ईमेल वाले क्या जो प्लगइन्स हैं वो यूज करते हैं। ठीक है सर, प्लगइन्स का कैसे पता लगेगा कि कौन से किसके लिए प्लगइन यूज हो रहे हैं? रिसर्च, आप जैसे सर। देखो यहाँ पे आप गूगल लिखते हैं, गूगल के अंदर यहाँ पे आप लिखोगे जैसे मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन्स चाहिए, ठीक है ना, तो आपने यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन कर दिया। अब ये बाय बेस्ट वेबसॉफ्ट है, बेस्ट वेबसॉफ्ट की तरफ से है, ये कॉन्टैक्ट ओके। फॉर्म बिल्डर है, ये 5 बेस्ट प्लगइन बता रहा है कि आप इसमें कंपेयर कर सकते हो, 17 बेस्ट वर्डप्रेस कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन बता रहा है। तो अब आप क्या करते हो, इनके फीचर पढ़ते हो कि यार ये अच्छा जी वर्डप्रेस का कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसमें क्या है, ठीक है, आप इसकी इन्फॉर्मेशन देखोगे, आप इसकी वीडियो देखोगे, आप देखोगे कि हाँ। मेरी रिक्वायरमेंट इस फॉर्म से फुलफिल हो रही है कि नहीं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे, WP फॉर्म्स के अंदर जाओगे, और कौन सी है जैसे फॉर्म बिल्डर, मतलब कि बहुत से प्लगइन्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जैसे काम करते हैं, हमने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, ठीक है। तो मुझे जो अभी तक सबसे बढ़िया फॉर्म लगता है, एक तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सिंपल है, लेकिन इसके अंदर और भी एड-ऑन्स हैं। अगर आप एड-ऑन्स देखेंगे तो उसमें एड-ऑन्स में आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरे लिए मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो करता हूँ निंजा फॉर्म्स, ठीक है। तो निंजा फॉर्म्स के अंदर इतनी ऑप्शंस है कि आप उसमें कैप्चा भी लगा सकते हो। निंजा फॉर्म्स मैं सर्च मारता हूँ, दिस वन। ये फॉर्म अगर आपको कभी कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना हो तो आप निंजा फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि थीम को ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे बाय डिफॉल्ट थीम जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लगा के देती है आपको। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो सिंपल इन्फॉर्मेशन ही सबमिट करवानी है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, तो दैट्स है, फिर तो कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करे, कोई टेंशन नहीं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे और भी ऑप्शन चाहिए,
लाइक जैसे फाइल अपलोड की ऑप्शन चाहिए, आप अटैचमेंट भेजना चाहते हो, आप गूगल कैप्चा लगाना चाहते हो कि जैसे कई बार क्या होता है जैसे ये फॉर्म हम सबमिट कर रहे हैं तो स्पैमर्स होते हैं ना, स्पैम मेल्स होती हैं, वो कैसे जनरेट होती हैं, वो उनका कोड होता है, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, वो हर वेबसाइट पे जाता है जहाँ पे उनको सिक्योरिटी नहीं दिखती फॉर्म के अंदर, वहाँ पे वो ऑटो फिलर लगा देते हैं। ऑटो फिलर क्या करता है, नाम कुछ भी भर देगा, ईमेल कुछ भर देगा और सबमिट कर देगा, इन्फॉर्मेशन आपको चली जाती है, उनका लिंक आ जाता है आपके सर्वर के ऊपर, जैसे लिंक आता है उनकी लिंक बिल्डिंग हो जाती है। या कोई फिशिंग कर लेता है आपकी वेबसाइट पे, आप मेल ओपन करते हो, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके एक वेबसाइट के ऊपर और वो आपकी सारी क्रेडेंशियल्स कॉपी कर लेता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना होता है, गूगल कैप्चा, क्योंकि गूगल कैप्चा में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है कि जब तक गूगल कैप्चा वो सिलेक्ट नहीं करेगा, प्रोग्राम तो नहीं उसको सिलेक्ट कर सकता, ह्यूमन बीइंग ही सिलेक्ट कर सकता है कि कहाँ पे उसको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। तो उससे क्या होता है कि वो स्पैम मेल्स आनी बंद हो जाती हैं आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म से। तो उसके लिए हम निंजा फॉर्म के अंदर प्री बिल्ट ऑप्शन होता है गूगल कैप्चा इनेबल करने का, तो आप वो कर सकते हैं। तो जहाँ पे ऐसी टेक्निकल टर्म्स आती हैं तो वहाँ पे आपको निंजा फॉर्म यूज कर लेना चाहिए, बट इट इज़ अ पेड प्रोग्राम, ठीक है ना, ये पेड प्लगइन होता है। तो पेड प्लगइन को कैसे हमें फ्री में लेना है, तो उसके लिए क्या होता है, या तो जैसे मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे आप मेरे से नहीं कर रहे या कोई फ्री ऐसे डेवलपर काम कर रहा है तो उसको मेथड सिखाए जाते हैं कि आप ये निंजा फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कितने कम से कम पैसे में खरीद सकते हो, क्योंकि फ्री के डाउनलोड में वायरस होने के चांसेस होते हैं। तो लोग रिस्क उठा लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कई लोग कि इन्होंने वर्डप्रेस की थीम कहीं से डाउनलोड करी, उसमें निंजा फॉर्म ऑलरेडी था, तो निंजा फॉर्म उसमें ऑलरेडी था तो वहीं से वो निंजा फॉर्म का प्लगइन कॉपी करके एक लाइब्रेरी बना लेते हैं अपने कंप्यूटर में, वहाँ सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करके रख लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर मुझे निंजा फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं रेदर देन इंटरनेट से ना डाल के मैं यहाँ से उठा के यूज कर लूंगा। ठीक है जी, और कुछ पूछना चाहेंगे? सर एक सर टेम्पलेट और थीम में क्या डिफरेंस है? टेम्पलेट और थीम में कुछ डिफरेंस नहीं हाँ, है। टेम्पलेट, ये हाँ वो यूज कर सकते हैं सर? देखिए टेम्पलेट नॉर्मली हम यूज करते हैं कि वेबसाइट का डिजाइन, जैसे आप क्या करते हो कि आपने फोटोशॉप में होम पेज का डिजाइन बनाया, इनर पेज का बनाया, कॉन्टैक्ट फॉर्म का बनाया, तो वो टेम्पलेट हो गए बेसिकली कि भाई ये आपका टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगी, तो आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, तो उसको स्ट्रक्चर को टेम्पलेट भी बोला जाता है, ठीक है, और क्या कहते हैं वेब पेज डिजाइन भी बोला जाता है, ठीक है ना, या फिर लेआउट भी बोला जाता है उसको। तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने आपका होम पेज का लेआउट तैयार कर दिया, या फिर आप ये भी कहते हो मैंने सर होम पेज का डिजाइन तैयार कर दिया, या मैंने होम पेज का टेम्पलेट तैयार कर दिया, तो आप इस टाइप से टेम्पलेट का वर्ड यूज कर सकते हो। और थीम क्या होता है, थीम मल्टीपल ऑफ टेम्पलेट्स या मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कि आपका वो पूरा एक प्रोग्राम है, पूरी एक थीम है। जैसे आप मोबाइल में थीम डाउनलोड करते हो कि आपका इंटरफेस पूरा चेंज हो जाता है, इनर पेज भी चेंज हो जाते हैं, आइकन चेंज हो जाते हैं, होम पेज का डिस्प्ले चेंज हो जाता है, नोटिफिकेशन, फॉन्ट्स वगैरह, तो क्या हो गया, थीम चेंज होगी। तो इसलिए जब ऐसी सारी ऑप्शंस बना के जो पर्टिकुलर एक प्रोग्राम तैयार होता है उसको हम थीम कहते हैं। सर हाँ जी, ये वेबसाइट डेवलपर ज्यादा बेटर है या फिर वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना, विच वन इज बेटर? मैम देखिए तीन फील्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक है वेब डिज़ाइनर, एक है वेब डेवलपर और एक है डिजिटल मार्केटर, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि वेब डिज़ाइनर का काम क्या होता है, जैसे अगर सपोज करें आप एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट आता है किसी बाहर की कंपनी से, शॉपिंग पोर्टल का, ठीक है, आईटी कंपनी उनको प्रोजेक्ट बना के देती है, हाँ जी आपका 2.5 लाख रुपए लगेगा, हम आपका प्रोजेक्ट बना देंगे। वो कहता है ठीक है जी मेरे को लेआउट तैयार करके दो, ठीक है, लेआउट का मतलब टेम्पलेट तैयार करके दो। तो वेब डेवलपर नहीं आता सबसे पहले, सबसे पहले कौन आता है, वेब डिज़ाइनर का रोल आता है। वो उसको डिज़ाइंस बना के देगा, वो उसको टेम्पलेट्स बना के देगा कि सर आपका प्रोडक्ट पेज का लेआउट ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, होम पेज ऐसा होगा। तो जब कस्टमर को वो डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो जितना मर्जी जोर लगा लो वो प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला। तो डेवलपर तो सेकंड हैंड टीम है आपकी, बैक एंड टीम है, वो तो तब काम करेगी जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो प्रोजेक्ट सबसे पहले कौन दिलवाता है, वेब डिज़ाइनर। तो वेब डिज़ाइनर की इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन वेब डिज़ाइनर जब तक क्रिएटिव नहीं होगा ना तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। अगर वो क्रिएटिव नहीं है तो वो 15 से 20 से 25 हज़ार के गेड़े में घूमता रहता है। अगर वो क्रिएटिव है तो वो 70 हज़ार 1 लाख आराम से कमा लेता है, और इसके साथ फ्रीलांस काम करके भी वो पैसा कमाता है, ठीक है। अब बात आती है डेवलपर की। सेकंड, अब जब प्रोजेक्ट मिल जाता है कंपनी के अंदर, फिर वो डिज़ाइन तैयार होता है, एचटीएमएल तैयार होता है, फिर वो जाता है वेब डेवलपर के पास। तो डेवलपर उसके कोडिंग करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वर्डप्रेस में करके दिखाई, वो मैनुअल करता है। या फिर अगर प्रोजेक्ट वो वर्डप्रेस का है तो फिर जो बैकएंड में डेवलपर है जिसको वर्डप्रेस की नॉलेज है वो वर्डप्रेस के अंदर वो प्लेटफॉर्म तैयार करता है।
वो तैयार करेगा, कोडिंग पार्ट तैयार करेगा, और डिजाइनर फ्रंट एंड पार्ट तैयार करता है, दोनों को कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है। लेकिन वेब डेवलपर आजकल की नॉलेज में सेम वही फंडा कि अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हो तो वही 20-25 हज़ार के गेड़े में घूमोगे, और अगर आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो डेवलपिंग की तो आप 2.5-2.5 लाख के पैकेज पे भी लग जाते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो डेवलपर है अगर उसकी अच्छी नॉलेज है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, वो तो डिजाइनर से ज़्यादा ही कमाएगा, और उसके बाहर जाने के, फॉरेन जाने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज मोस्टली अपने डेवलपर्स को बाहर ही भेज देती है, क्योंकि वहीं के प्रोजेक्ट होते हैं तो वहीं पे टीम सेटअप करके देते हैं, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डेवलपर्स के नहीं बढ़ते, टीम लीडर्स के बढ़ते हैं। तो जो डेवलपर अच्छा परफॉर्मेंस करता है फिर वो टीम लीडर की पोजीशन के लिए आता है, टीम लीडर के बाद फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। तो जब वो प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए आता है तब जाके वो इंटरनेशनल एप्लीकेबल होता है कि अब बाहर जाके प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए कंपनी भेजती है, राइट। अब आता है वेबसाइट तैयार हो गई, डिजिटल मार्केटिंग। या डिजिटल मार्केटिंग, जब तक वो वेबसाइट मार्केटिंग नहीं होगी उसकी, तब तक उस वेबसाइट बनाने का फायदा क्या है। फिर वो डिजिटल मार्केटर्स जो क्या करते हैं, उस वेबसाइट की प्रमोशन करते हैं कि कैसे फेसबुक के थ्रू, एसईओ के थ्रू, इंस्टा के थ्रू कैंपेन्स बनाते हैं, और उनसे कंपनी से मंथली चार्ज करते हैं कि आपका कैंपेन हम रन करेंगे, आप हमें इतने $200 $300 पर वीक पर मंथ का दोगे या पर वीक का दोगे। और इसके साथ से आपको अलग से बजट मेंटेन करना होता है कि हाँ भी जो भी कैंपेन कॉस्ट आएगी वो सेपरेट रहेगी। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जो वेब कंपनीज के अंदर काम होता है, राइट। तो वेब डेवलपर और वर्डप्रेस डेवलपर का क्या मतलब है कि वर्डप्रेस डेवलपर जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, ये दो चीजें से आती हैं। आपने देखा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो चीज अवेलेबल है मैं उनको यूज करता हूँ, मैं मैनिपुलेट कर लेता हूँ कि मैं मुझे एक ऐसा चीज बनानी है जिससे 3 प्लगइन का यूज होना है। 3 प्लगइन के यूज से मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो 3 प्लगइन कौन कौन से हैं। अगर मुझे नहीं पता होगा मैं कस्टमर को क्या कर दूंगा, ना कर दूंगा कि सर मेरे से नहीं बन सकता। लेकिन अगर मेरा दिमाग, मैंने इतने सारा काम कर चुका हूँ, मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर मैं फुलफिल करना चाहता हूँ तो ये 3 प्लगइन अगर मैं यूज करता हूँ तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो अवेलेबल चीजें हैं उसको कंबाइन करके लोगों को रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हूँ। बट जो वर्डप्रेस डेवलपर होता है, मैं वर्डप्रेस डेवलपर भी हूँ, लेकिन मैं वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट कस्टमाइज नहीं करता। कस्टमाइज का मतलब समझने की क्या जरूरत है कि भाई कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे ऐसा प्लगइन बना के दो कि इसके अंदर ये फीचर हो, ये फीचर हो, ये फीचर हो, राइट। प्लगइन बना के दो, तो मैं प्लगइन डेवलप नहीं कर सकता। प्लगइन कौन डेवलप करेगा, वर्डप्रेस डेवलपर, जो वेब डेवलपर होते हैं वो करते हैं। तो वेब डेवलपर में एक एक्स्ट्रा फीचर होती है कि कस्टमाइजेशन के साथ साथ वो उसके अंदर एडिटिंग भी कर पाते हैं, वो अपने प्लगइन्स क्रिएट कर पाते हैं, जो मैं नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वेब डिजाइनर वर्डप्रेस डिजाइनर और डेवलपर तो हूँ, वर्डप्रेस कस्टमाइजर नहीं हूँ कि मैं वर्डप्रेस को कस्टमाइज नहीं कर सकता, बट एक लेवल तक कर सकता हूँ। वो लेवल है जहां तक मुझे पता है कि इन प्लगइन्स के थ्रू ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। तो वर्डप्रेस जो है वो मल्टीपल यूज होता है कि आप उसको कोई डिजाइनर भी सीख सकता है और वेब डेवलपर भी सीख सकता है। लेकिन वेब डेवलपर ऑलवेज एक स्टेप अहेड रहता है डिजाइनर से, क्योंकि उसको कस्टमाइजेशन की भी नॉलेज होती है, एडिटिंग की भी नॉलेज होती है, बट वो भी रेयर होती है, हर पर्सन को नहीं होती। जो जितना काम करता है उसको उतनी आदत हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट मानता हूँ कि हाँ मैं वर्डप्रेस को डेवलप भी कर सकता हूँ और कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकता। एडिटिंग भी कर सकता हूँ एक लेवल तक कि हाँ रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन मैं प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं उस चीज़ को एग्री नहीं करता। ये फर्क होता है वर्डप्रेस डेवलपर और वेब डेवलपर के अंदर। हाँ जी, और कुछ? हेलो। नो सर। ओके ग्रेट। तो बेसिकली ये था हमारा आज की लास्ट क्लास। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर कह रहा हूँ, नेम, आपके फादर या मदर नेम और आपकी ईमेल आईडी आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और मैं आपको सर्टिफिकेट इशू करवा देता हूँ। हमारी वीडियोस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, जो मैंने आपको 40+ वीडियोस की बात करी थी वो आपको आज शाम तक या कल सुबह तक आपकी ईमेल आईडीज़ पे ही फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, राइट। तो बच्चों जो बाकी ये जैसे था डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम, तो इसके साथ साथ हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है आपका फोटोशॉप का एंड वर्डप्रेस डेवलपमेंट का। क्योंकि क्या होता है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपको नेचुरली कंपनीज के डिज़ाइंस बनाने होते हैं, इनके बैनर्स लेआउट्स बनाने होते हैं।
तो वो चीज़ जो है एक तो फ्री में भी क्रिएट हो जाती है, जैसे कई बच्चों को पता भी है, लेकिन वो जो फ्री वाली जो चीज़ें होती हैं, जो डिज़ाइंस होते हैं, वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकें। वो एक जनरल आप नॉर्मल जैसे फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, उसमें ग्राफिक्स दिखा के दिखाना चाहते हो, वो जनरल यूज़ हो जाती हैं, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप अपना मीनिंग क्लियर करना चाहते हो, वो चीज़ें उससे पॉसिबल नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि फोटोशॉप का और वर्डप्रेस डेवलपमेंट का फुल फ्लेज कोर्स तैयार किया है। इट्स अ 20 डेज प्रोग्राम। तो 20 डेज के अंदर आपको वर्ड इसकी फोटोशॉप की और वर्डप्रेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जो अगर इंटरेस्टेड है पर्सन, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जो भी कॉस्ट रहेगी उसकी। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज के लिए इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और लॉकडाउन बड़े से एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है लाइक इन फ्यूचर, अभी जैसे आप जो भी मैंने आपको सिखाया हो, आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी रिलेटेड इशू आता है मैं आपका रिजॉल्व करके दूंगा, राइट। तो अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कर पूछ सकता है, अदरवाइज मैं ये मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। हेलो हाँ जी सूरज। सर, क्लास खत्म हो गई पूरी? हाँ जी बेटा, मैंने आपके 5 टॉपिक कवर करने थे ना। एक तो हाँ जी, हाँ गूगल जी सर। एडवर्ड्स, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट, फेसबुक और इंस्टाग्राम और वर्डप्रेस। तो ये 5 टॉपिक मैं आपके कवर कर चुका हूँ। और सर वो क्या नाम है, जो सेल्स टीम से आपके बात हुई थी ना मेरी, हम्म। तो मैंने उनसे पूछा था मैम एसईओ वगैरह कुछ, मगर ऐसा कुछ है हाँ क्या? देखिए, वो क्या है बड़ी कि जो फुल फ्लेज कोर्स है ना एनिमेशन इसका, डिजिटल मार्केटिंग का, वो हाँ आपको जी कॉस्ट सर। करेगा 15,000 का। तो अच्छा अच्छा अच्छा। उसका जो ड्यूरेशन है वो आपका 2 मंथ्स की ड्यूरेशन का कोर्स है। तो लेकिन हम्म। अभी क्या है कि उसपे भी हम नंबर ऑफ एंट्रीज पे डिपेंड करते हैं कि हमें अच्छा। मिनिमम 5 स्टूडेंट्स का बैच चाहिए। तो अभी जी तक सर। मेरे पास जो ऑप्शंस आई थी वो सिर्फ दो स्टूडेंट्स की आई थी। तब जब हाँ तक हाँ। हमारा 5 स्टूडेंट का बैच नहीं बनता, तब तक हम वो क्लास को शुरू नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है, सर। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना हाँ जी। मैसेज डिलीवर कर सकते हैं हाँ कि हाँ। आप इंटरेस्टेड है उस चीज़ के लिए, ग्रुप में रिप्लाई कर दीजिएगा। तो जी सर। अगर हमारे पास पर्सन्स देखते हैं, क्योंकि आज हमारी कॉलिंग दोबारा से होनी है, क्योंकि आज ये आपका बैच का कंप्लीशन का हम वेट कर रहे थे, तो आज जी जैसे सर। आपका कंप्लीट हो रहा है, तो अब हम दोबारा से बैच उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी फोटोशॉप और उसका वर्डप्रेस का, और दूसरा हम्म। डिजिटल मार्केटिंग का फुल फ्लैश प्रोग्राम का। जी तो सर। अगर हमारे उसमें 5 कैंडिडेट्स हो जाते हैं, विद इन 2 डेज हम आपको डिसाइड करके बता देंगे। आप ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है सर। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी। जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो चंडीगढ़ में है ना? हाँ जी। सर गुड़गांव वगैरह में कोई नहीं है? बिल्कुल, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। दिल्ली में तो है, और जयपुर में भी है। मैं फ्रेंड एक स्टूडेंट सेंटर्स देख लेता हूँ रिलायंस के ना। सर अहमदाबाद भी देख लेना ना, गुजरात में। हाँ जी, मैं देखता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ना, जैसे फ्रेंचाइजीज होती है ना, तो हम्म। हाँ। अलग अलग कोर्सेज होते हैं फ्रेंचाइजी के पास, तो हर कोई सेंटर जो है सारे कोर्सेज को अवेल नहीं करता। कि ओ। लाइक जैसे सपोज करो कि मेन जो है रिलायंस का हमारा एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग का होता है। तो लेकिन कई बारी जो सेंटर्स होते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर एक चूज़ कर लेते हैं कि नहीं, मुझे तो एनिमेशन ही करवाना है या मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करवानी है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं आपको सेंटर्स की लिस्ट बता देता हूँ। ये है अगरतला, आगरा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में है कोई? मैं हाँ, अहमदाबाद में है बड़ी, ऑपोजिट सार्थक टावर, रामदेव नगर क्रॉस रोड, अहमदाबाद। रामदेव नगर। हाँ जी, रामदेव नगर में पड़ता है रिलायंस का। और अलवर में है, औरंगाबाद है, बेंगलोर है। अ, इसके बाद आता है बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली। दिल्ली में है, पास पड़ेगा, दिल्ली और गुड़गांव में है। गुड़गांव में पूछ रहे थे आप सूरज? और गुवाहाटी में है, हैदराबाद में है, कोलकाता है, केरला, मुंबई, सर उधर मेरठ। कौन सा कोर्स चल रहा है वो इसमें पता वो चलेगा आपको सर? सेंटर में फ़ोन करके पता करना पड़ेगा। अच्छा। मेरठ, मथुरा, नागपुर, बिहार, पुणे, वाराणसी, ये इन सिटीज़ के अंदर हैं इंस्टीट्यूट्स ना रिलायंस का। बाकी तो आप अपना वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ये नहीं कराते हैं तो आप सर्च मार के आप अपने सेंटर्स का पता कर सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वहाँ से करवाते हो। और सर ये वो कुरियर ओरिजिनल सर्टी कब आएगा? आपकी मेल पे है, मैंने तभी उसके लिए मांगा आपसे कि आप अपना नेम, आपका फादर नेम और क्या कहते हैं ईमेल आईडी मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं, मैं आपको प्रोवाइड करवा देता ये हूँ। तो ऑनलाइन हुआ ना सर? हाँ जी, हाँ जी। वो आपने बोला था ना कि कुरियर चाहिए तो वो भी भेज देंगे। उसके लिए मैं देख लेता हूँ, आप मुझे उसके लिए बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। वैसे तो ये सारी जो है डिजिटल कि सर्टिफिकेट्स सर हैं,
हाँ ठीक है, आप उनको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, वो प्रिंटर वहाँ से निकल जाएगा। बाकी अगर आपको कहा होगा तो एक बार आप बात कर लीजिएगा ग्रुप में अंदर मैडम से, अनुष्का जी से, वो आपको बता देंगे। हाँ, ठीक है इसलिए सर आपसे बात हुई थी ना कि मेरे को बड़ी, सर। आप एक बार फिर भी सेल टीम्स हैं, मैं तो टीचर हूँ, तो एक बार हमसे बात कर लीजिएगा, कहा होगा तो 100% हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है बच्चों, फिर मैं आज ये मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, हैव अ गुड डे। सर रिकॉर्डिंग हाँ भेज जी, देना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सूरज, बाय बाय।